हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में। ये क्लास आपके जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, साथ ही साथ अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए भी, जिसमें अगर हम बात करें जेके पीएसआई की, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एनटी नायब सिलदार की, पटवारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जेके पीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस क्लास को आपने लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है, तभी चीज़ों की समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि ये समझने वाली क्लास है और हम इसको एमसीक्यूज के थ्रू ही करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। और अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो अपने नोट्स में मेंशन करते रहना। चलिए, सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन रीड नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड है क्या। देखिए, आपको ये जानना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, या फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। किसका एक्सचेंज होना? गुड्स का एक्सचेंज होना, सर्विसेज का एक्सचेंज होना, या फिर कैपिटल का एक्सचेंज होना बिटवीन कंट्रीज के बीच में, उसी को हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। ये चीज आपको समझ आ गई कि ऐसा ट्रेड जिसमें गुड्स को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, सर्विसेज को किया जाता है, कैपिटल को किया जाता है कंट्रीज के बीच में, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। ओके, चलिए आप देखें, यहाँ पे नोट लिखा गया। यहाँ पे आपको ये भी जानना है ट्रेड क्या होता है। ट्रेड क्या होता है? तिजारत को कहते हैं ट्रेड। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से तिजारत करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ट्रेड के बारे में, यहाँ पे ट्रेड क्या है? ट्रेड इज द वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किसका एक्सचेंज होना? गुड्स या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज होना। हम इस तरह से कह सकते हैं, ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और अदर रिसोर्सेज, यूजुअली थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। किसके थ्रू जी? बाइंग के थ्रू, या फिर हम खरीदते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? बेचते हैं। इसके थ्रू क्या करना हमारे पास, यहाँ पे एक्सचेंज करना गुड्स को, सर्विसेज को, या फिर अदर रिसोर्सेज को। और ये जो एक्सचेंज होता है ना, ये एक्सचेंज कैन हैपन बिटवीन इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है, कंपनीज के बीच में भी हो सकता है, कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि इंडिया का जो हमारे पास फॉरेन ट्रेड है वो कैसा है। ओके, और इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज होता है अर्न करना प्रॉफिट, ठीक है, या फिर ऑब्टेन करना नेसेसरी आइटम्स को। तो यहाँ पे आप याद रख लेना, ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड कैन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स फॉर अनदर, मतलब कि एक गुड का आप एक्सचेंज दूसरे गुड के लिए कर रहे हैं, या फिर गुड का एक्सचेंज आप मनी के साथ कर रहे हैं, या फिर सर्विस का दूसरी सर्विस के लिए। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये चीज समझ आ चुकी है ना। ओके, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया, विच टाइप ऑफ ट्रेड अकर्स बिटवीन पार्टीज इन द सेम कंट्रीज। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रेड भी होता है कि किस टाइप का ट्रेड जो है जो अकर होता है पार्टीज के बीच में एक सेम कंट्री में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? कंट्री के बीच बात कर रहा है, विद इन ए कंट्री के बीच, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डोमेस्टिक ट्रेड। याद रखना, डोमेस्टिक ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जो अकर होता है पार्टीज के बीच में सेम कंट्री में। और याद रखना, इसको आप इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। याद रखना, डोमेस्टिक ट्रेड कहो या फिर इंटरनल ट्रेड कहो, ये हमारे पास किसके बीच में होता है? पार्टीज के बीच में होता है, एक सेम कंट्री के अंदर, ठीक है। चलिए, एक तो हो गया डोमेस्टिक ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड। आपको समझ आ चुका होगा कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। अपने ही कंट्री में किसी पार्टी के बीच में जो ट्रेड होता है उसी को हम इंटरनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना है, यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द टर्म फॉर ट्रेड दैट अकर्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। इस तरह के ट्रेड को हम क्या कहते हैं जो अकर करता है 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। ऑप्शन दिए गए, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड, रीजनल ट्रेड। आपको इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। देखिए, इस तरह के ट्रेड को हम या तो इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे, या फिर हम एक्सटर्नल ट्रेड कहेंगे, या फिर हम इसे फॉरेन ट्रेड कहेंगे। और हमने पढ़ना भी इसी को है, हमने पढ़ना है इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पे याद रखना, ऐसा ट्रेड जो अकर्स होता है 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, या फिर एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं, या फिर फॉरेन ट्रेड कहते हैं। बात एक ही है, समझ आया? ओके, इंटरनल ट्रेड भी समझा दिया, एक्सटर्नल ट्रेड भी समझा दिया। इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। समझ आ चुकी हैं चीजें? ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये चीज नोट करनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है 3 मेन टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि हमारे पास 3 मेन टाइप्स के इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं।
ओके जी, कौन कौन से? सबसे पहले एक्सपोर्ट ट्रेड, दूसरा इंपोर्ट ट्रेड, तीसरा इंट्रीपोर्ट ट्रेड। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है या इंपोर्ट, ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है। इस टॉपिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको मालूम होना चाहिए और आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है, सेल ऑफ गुड्स, जिसमें सेल होती है गुड्स की एक फॉरेन कंट्री में। किसमें? कि जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, मतलब सेलिंग करते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग गुड्स। सेलिंग गुड्स का मतलब क्या हो गया? गुड्स को बेचना या सर्विसेज को, जो प्रोड्यूस आपने अपने कंट्री में की, लेकिन आपने क्या कर दी, सेल कर दी उस गुड की या फिर सर्विसेज की दूसरे फॉरेन कंट्री में, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। लेकिन दूसरा इसका अपोजिट है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बाइंग करना। क्या करना? बाइंग करना, खरीदना गुड्स को या सर्विसेज को दूसरे कंट्री से और अपने कंट्री में लाना। कहने का मतलब ये हुआ कि परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स टू ब्रिंग इनटू ए कंट्री, कि आप क्या करते हैं, जब परचेज करते हैं फॉरेन गुड्स को और अपने कंट्री में लाते हैं, उसको इंपोर्ट कहते हैं। कहने का मतलब है अपने कंट्री से किसी चीज का दूसरी चीज कंट्री में एक्सचेंज हो जाना, ठीक है, उसको बेच देना, किसी दूसरे कंट्री को सेल कर देना, उसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। और अपने कंट्री में कोई चीज लाना, ठीक है, परचेज करके, बाई करके, ठीक है, कंट्री में दूसरे कंट्री से, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। ओके, import trade means buying goods or services from other countries to bring them into own country। और ये जो ट्रेड होता है ना इंपोर्ट वाला, दिस ट्रेड अलाउज ए कंट्री टू ऑब्टेन आइटम्स, ऐसी आइटम्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं दैट में नॉट बी अवेलेबल डोमेस्टिकली, जो आपके डोमेस्टिकली मतलब आपके कंट्री में जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं आर चीपर आर बेटर इन क्वालिटी व्हेन सोर्स्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब आपको समझ आ चुका होगा एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है। फिर यहाँ पे होता है इंट्रीपोर्ट ट्रेड। देखें, इस चीज को समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पे लिखा गया है इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, ठीक है, वन कंट्री टू बी री एक्सपोर्टेड टू एन अदर कंट्री। कहने का मीन ये हुआ, देखें यहाँ पे ये समझना है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है इंपोर्ट करने की गुड्स को। इंपोर्ट का मतलब क्या बताया मैंने? इंपोर्ट का मतलब बताया मैंने आपको, बाइंग करना गुड्स को या फिर सर्विसेज को। कहने का मतलब है कि जब आपने एक कंट्री से क्या किया, ठीक है, गुड्स को बाई किया या फिर क्या किया, सर्विसेज को बाई किया, लेकिन बाद में उसी गुड को या फिर सर्विस को आपने री एक्सपोर्ट कर दिया किसी दूसरे कंट्री को। समझ आया? फिर उसको क्या कर दिया आपने, री एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब री एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, आपने उसको सेल कर दिया किसी दूसरे कंट्री को। इस चीज को हम कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। ये तीनों चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे ये टर्म दी गई है, ये वाली देखो, यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाली टर्म कहाँ पे है, यहाँ नोट क्या लिखा गया, एक सेकेंड, हाँ लिखा गया है इट इज अनदर फॉर्म ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये हमारे पास क्या है, एक अदर फॉर्म है फॉरेन ट्रेड की, जहां पे गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से, लेकिन फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है किसी अनदर कंट्री के बीच में। और ये जो हैपन किससे होता है, दिस हैपेंस व्हेन द ट्रेड रिलेशन, जब ट्रेड रिलेशन जो होता है दो कंट्रीज के बीच में आर नॉट कॉर्डियल, मतलब उनके बीच में जो दोस्ती होती है ना, वो किसी वजह से सही नहीं रहती, ठीक है, उनका जो आपस में कनेक्शन है, राब्ता है, वो सही नहीं होता। ये हैपन तभी होता है, ठीक है। तो याद रखना, दिस हैपन व्हेन द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज आर नॉट कॉर्डियल। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इंटरपोर्ट। लेकिन कब? जब आपने एक कंट्री से क्या किया, जब आपने एक कंट्री से गुड को इंपोर्ट किया, ठीक है ना, गुड को क्या किया, जब आपने एक कंट्री से गुड को इंपोर्ट किया, यानी कि बाई किया, खरीदा, या किसी सर्विस को, लेकिन बाद में आपने उसी गुड को या सर्विस को किसी दूसरे कंट्री को क्या कर दिया, री एक्सपोर्ट कर दिया। कहने का मतलब है सेल कर दिया। चीजें समझ आई? ओके, आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ना क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज एक्सपोर्टिंग रेफर टू। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर बता दे विद इन सेकंड, क्योंकि मैंने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मीनिंग समझा दिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द होम कंट्री टू ए फॉरेन नेशन। कि जब आप क्या करते हैं, बेचते हैं गुड या फिर सर्विसेज को अपने होम कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्टिंग कहते हैं, मीन्स के एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री टू अदर कंट्रीज, ठीक है। आपने क्या किया, अपने कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस किया, लेकिन बाद में आपने उसी को सेल कर दिया किसी दूसरे कंट्री को, ठीक है। मतलब कहने का है कि एक्सपोर्ट जो होता है ये हेल्प करता है एक नेशन को अर्न करने में, फॉरेन एक्सचेंज एंड बूस्ट करने में इकोनॉमी, ठीक है, बाय रीचिंग इंटरनेशनल मार्केट्स। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए, व्हाट इज इंपोर्टिंग, आपसे पूछा गया इंपोर्टिंग क्या होता है। अभी मैंने आपको बता दिया इंपोर्ट का मीन क्या होता है। इंपोर्ट ट्रेड जो होता है, इसमें आप क्या करते हैं,
बाई करते हैं गुड्स को या फिर सर्विसेज को दूसरे कंट्री से, ओके, और अपने कंट्री में लाते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर भी बी हो जाएगा, कि मतलब कहने का है जब आप क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स को एंड ब्रिंगिंग देम इनटू वंस होम कंट्री, अपने होम कंट्री में लाते हो, ऐसी सिचुएशन को हम इंपोर्टिंग कहते हैं। अब आपको समझ आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, वही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज एन एंट्रीपोर्ट इन फॉरेन ट्रेड, इसका मीनिंग क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है गुड्स आर इंपोर्टेड एंड देन एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, आपने गुड्स को बाय किया या फिर किसी सर्विस को, लेकिन बाद में आपने क्या कर दिया, री एक्सपोर्ट कर दिया किसी दूसरे कंट्री को। तो इसी ऐसी सिचुएशन को एंट्रीपोर्ट कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे थ्योरीज भी हैं कुछ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, उनमें से 2 मेन थ्योरी हैं, ठीक है। कोई पता नहीं होता, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। आपको याद रखना है कि ये थ्योरी किसकी है, एडम स्मिथ की है। और यहाँ पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ए कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर विच इट has the lowest opportunity cost, या फिर can produce more efficiently than other countries, has the highest demand, can trade most profitably। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखें, according to Adam Smith theory of absolute advantage a country should specialize in producing goods for which it can produce, जिसके लिए क्या प्रोड्यूस कर सकता है, more efficiently than other countries, दूसरे कंट्रीज के बजाय ये more efficiently प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये थ्योरी किसकी है? ये थ्योरी है एडम स्मिथ की, और इसका नेम क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है, याद रख लेना, ओके। और यहाँ पे नोट लिखा गया है, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज सेज दैट कंट्रीज कैन बेनिफिट, के जो कंट्रीज हैं ये फायदा ले सकते हैं फ्रॉम ट्रेड से, बाय फोकसिंग ऑन मेकिंग थिंग्स दे कैन प्रोड्यूस बेटर। किस पे फोकस करना होगा? ऐसी चीजों पे जो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटर या मोर एफिशिएंटली, किससे? दूसरे कंट्रीज से, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी का नाम है एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। आगे बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। ये सारी चीज़ें आपको मिलनी है, ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। इसी में आपके मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी आपको। इसमें जीके, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जीके, इंडियन जीके, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और आपकी रिवीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है तो हमें मैसेज कर सकता है, नंबर है ये 8492886188। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। टोटल फी 499 रुपीज़ रहने वाली है। आपने बोलना है कि हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो और पेड ग्रुप में ऐड कर दो। आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, और पेड ग्रुप में भी ऐड कर देंगे आने वाले लेक्चर्स के लिंक, पीडीएफ्स और टेस्ट वगैरह के लिए। तो इसमें आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, आपने फ़ी पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा यही वाला नंबर है, इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाकर ज्वाइन कर लेना क्विज क्वेश्चंस वगैरह के लिए। क्वेश्चन पूछा गया, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। देखिए 2 थ्योरीज है, एक हमारे पास थ्योरी है यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज, और एक हमारे पास थ्योरी यहाँ पे है कंपैरेटिव एडवांटेज, विच सजेस्ट दैट, जो क्या सजेस्ट करती है कि कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजिंग इन व्हाट दे आर बेस्ट एट प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेडिंग फॉर अदर कंट्रीज। तो पूछा गया है ये थ्योरी किसने डेवलप की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर है डेविड रिकार्डो। याद रखना ये थ्योरी डेविड रिकार्डो की दी गई है, जिसमें इनने कहा है कि हमारे पास द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या कहा है, ये ऐसी थ्योरी है जो सजेस्ट करती है कि कंट्रीज जो है ये बेनिफिट ले सकते हैं। कंट्री बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजिंग इन व्हाट दे आर बेस्ट एट प्रोड्यूसिंग, कि वो किस में बेस्ट है प्रोड्यूस करने में, एंड ट्रेडिंग फॉर अदर गुड्स। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, लेकिन थ्योरी का नाम जरूर याद रखना। एक का मैंने आपको बता दिया, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो किसकी है, एडम स्मिथ की। दूसरी का नाम आपको मैंने बता दिया कंपैरेटिव एडवांटेज, ये किसकी है, डेविड रिकार्डो की। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, करंट के रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023-2024, के इनमें से कौन से इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन से, कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है 2023-24 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, यूएई की, नेदरलैंड की और यूनाइटेड स्टेट्स सिंगापुर की बात करें, ये एक ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है 2023-24 की बात करें अगर हम, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एक्सपोर्ट क्या होता है, यानी कि सेल करना गुड्स को या सर्विसेज को, ठीक है। तो इन्हीं के साथ इंडिया क्या करता है, अपने गुड्स को ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है अगर हम 2023 और 24 की बात करते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स फॉर इंडिया इन 2024। ऐसा कौन सा कंट्री है जो हमारे पास लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट है। अब इंपोर्ट मैंने क्या पढ़ाया अभी प्यारे दोस्तों, मैंने पढ़ाया इंपोर्ट ट्रेड मीनिंग्स। इसका मीनिंग क्या है, बाइंग गुड्स आर सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज टू ब्रिंग देम इनटू ऑन कंट्री, ठीक है ना। तो जब आप क्या करते हैं, बाई करते हैं गुड्स को या सर्विसेज को, तो इसमें अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट इंडिया के लिए कौन सा कंट्री है जिससे इंडिया ज्यादातर चीजें बाई करता है, 2024 की बात हो रही है, तो यहाँ पे चाइना है जी। कौन सा कंट्री है जी, चाइना कंट्री है जी, क्लियर। तो याद रख लेना, चाइना इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स फॉर इंडिया इन 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में इस टॉपिक में से। एज ऑफ 2023-2024 विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आपसे पूछा गया है 2023-24 में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा कंट्री है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। एज ऑफ 2023-2024 चाइना जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ इंडिया क्या करता है, अपना ट्रेड करता है। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2023-24 की बात करें तो चाइना टॉप पे आता है। चलिए आगे बात करते हैं, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन 2024। आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी हाईएस्ट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, सिंगापुर, और 2024 की बात हो रही है प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है सिंगापुर। याद रख लेना, सिंगापुर हैज द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2024। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैं आपको इसको समझा दूं सिंपल लैंग्वेज में। फॉरेन यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है, अगर हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, एफडीआई की, व्हेन ए कंपनी, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि जब एक कंपनी या फिर पर्सन की बात करें फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से इन्वेस्ट करता है मनी को एक बिजनेस में या कंपनी में किसी दूसरे कंट्री में। इससे आप समझ लो कि सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है, ये क्या करता है, ये इन्वेस्ट करता है मनी को, ठीक है, किसी मतलब दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अपने मनी को दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। किस लिए, इसका गोल क्या है यहाँ पे, गोल ऑफ ओनिंग आर कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ दैट बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं कि गोल इसका क्या होता है, ओनिंग करना या कंट्रोल करना पार्ट ऑफ दैट बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, ये कब होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। किसके लिए, हमारे पास फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, ठीक है, और इससे इसको प्रॉफिट ही होगा। तो कहने का मतलब आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ पे 2024 में अगर हम बात करें तो सिंगापुर जो है इसी की हमारे पास हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 2024 में, तो इसके बारे में आप याद रख लेना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एज ऑफ जुलाई 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज। कि अगर हम बात करते हैं एज ऑफ जुलाई 2024 की, ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना, एक्सपोर्ट, इसमें कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो सबसे टॉप लिस्ट में आती है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है यानी बेचना, सेलिंग करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स, कॉफी, स्पाइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बात हो रही है जुलाई 2024 तक की, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। याद रख लेना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो वन ऑफ इंडिया टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज, तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे नोट लिखा गया है एज ऑफ जुलाई 2024 इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज। यहाँ पे कौन कौन सी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पेरिल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। और ये जो कैटेगरी हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड में। तो याद रख लेना, ये चीज भी आपके लिए जरूरी हो जाती है याद रखनी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया आपसे व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इन 2024। इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में 2024 में रैंकिंग क्या है, थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, फिफ्थ पे है, सिक्स्थ पे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है फिफ्थ रैंकिंग है इंडिया की, 5वें नंबर पे आता है। याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमी में 2024 में। और याद रखना नोट लिखा गया, इंडिया इज द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में विद ए टोटल वैल्यू ऑफ $3.89 ट्रिलियन इन 2024। ये भी याद रखना है। और इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग क्विकली एंड मे बिकेम द थर्ड बिगेस्ट बाय 2030। और 2030 तक ये क्या बन सकता है, यहाँ पे थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बन सकता है। तो ये चीज भी आपको समझ आ चुकी होगी।
आगे चले, आगे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया आपसे, विच कंट्री इज रैंक्ड थर्ड इन द वर्ल्ड बाय परचेजिंग पावर पैरिटी, के परचेजिंग पावर पैरिटी में ट्रिपल पी की बात हो रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का रैंक हमारे पास थर्ड नंबर पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि इंडिया इज रैंक्ड थर्ड इन द वर्ल्ड बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, अब ये क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, देखें ये एक ऐसा तरीका होता है, इज ए वे टू कंपेयर, जब आप क्या करते हैं कंपेयर करते हैं हाउ मच ए करेंसी कैन बाई इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है ना, जब आप क्या कंपेयर करते हैं कि कितनी, हाउ मच ए करेंसी कैन बाई इन डिफरेंट कंट्रीज, और ये मदद करता है, इट हेल्प टू फिगर्स आउट, ये फिगर आउट करने में मदद करता है हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज कास्ट इन वन कंट्री कंपेयर टू एन अदर कंट्री। तो ये भी हमें मदद करता है फिगर आउट करने में कि कितनी हमारे पास जो हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज कास्ट, कितनी हमारे पास गुड्स की या सर्विसेज की कॉस्ट है एक कंट्री में एज कम्पेयर टू दूसरे कंट्री के। तो ये याद रख लेना, परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारे पास इंडिया का रैंक कितना है, थर्ड नंबर पे है इंडिया, याद रखना है, यही वाला हमारा नंबर है। ठीक है, 8492886188 PDF, ठीक है, टेस्ट वगैरह के लिए आपने इसी नंबर पे मैसेज करना है। चलिए आगे बात करते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्विज क्वेश्चंस वगैरह हम डालते रहते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, एज ऑफ नवंबर 2024 इंडियाज रैंक इन पर कैपिटा इनकम इज, कि हमारे पास इंडिया का रैंक पर कैपिटा इनकम में कितना है, यहाँ पे 120th है, 129th है, 150th है या फिर 100th है, आपको बताना है। नवंबर 2024 की अगर हम बात करते हैं इंडिया रैंक इन पर कैपिटा इनकम इज, तो मेरे प्यारे दोस्तों 129th पोजीशन पे इंडिया आता है, क्लियर, ओके। और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, PCI क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक मीजर होता है, ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, मीजर करते हैं जो एवरेज इनकम होती है, किसकी एवरेज इनकम, जो भी अर्न की गई होती है बाई ईच पर्सन, हर एक शख्स के थ्रू, इन ए गिवन पॉपुलेशन और रीजन, हम कह सकते हैं एक कंट्री के अंदर, एक रीजन के अंदर जो भी हमारे पास एवरेज इनकम अर्न की गई होती है उसको ये मेजर करने का काम करता है पर कैपिटा इनकम। और इसको आपने ये भी याद रखना है, इट इज कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जब आप डिवाइड करते हैं टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, क्या कहा मैंने, जब आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री या फिर कोई रीजन की जो हमारे पास टोटल इनकम होती है, किसके साथ, बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन, मतलब उस रीजन की पॉपुलेशन कितनी है और टोटल इनकम कितनी है, उन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री या रीजन बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP इन इंडिया, ये क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP क्या है, ऑप्शन पूछे गए यहाँ पे 4, आपको आंसर बताना है, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखिए ए सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये क्या है, अगर हम FTP की बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, ये क्या है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए इंडिया में। याद रखना जो गाइडलाइंस किसके लिए, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, जो सर्विसेज इंडिया में है, याद रखना उसके लिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के लिए जो हमारे पास क्या है गाइडलाइंस है, ये हमारे पास फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर आता है। तो याद रखना इसी को हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहते हैं, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम पॉलिसी, कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम पॉलिसी को। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ए पॉलिसी दैट रेगुलेट्स ए कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड, जो किसको रेगुलेट करती है, एक कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को, किसको सेट करके, बाई सेटिंग रूल्स एंड बेनिफिट्स फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स। तो याद रखना ये हमारे पास बेस्ट डिस्क्राइब करता है किसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम पॉलिसी को। एक्सिम की आपसे फुल एब्रीविएशन भी पूछ सकता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। चलिए आगे चले, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वाज इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम पॉलिसी आल्सो नोन एज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस। ये जो इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम पॉलिसी है ना, ये किस नाम से अब जानी जाती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 अप्रैल 1992 में। याद रखना जो एक्सिम पॉलिसी है ना, ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, जो आज किस नाम से जानी जाती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये 1 अप्रैल 1992 में क्या की गई थी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन डिड इंडियाज लेटेस्ट, अब क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया की जो लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है FTP है, ये डिक्लेयर की गई थी बाई मिनिस्टर पीयूष गोयल के थ्रू, ये इफेक्ट में कब आई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 अप्रैल 2023 में इंडिया की जो लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, ये हमारे पास डिक्लेयर की गई थी, जो हमारे पास मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल के थ्रू, और ये इफेक्ट में आई 1 अप्रैल 2023 में, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के किसके अंडर, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंदर 1992 के अंदर क्या दिया गया है, द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द एग्जिम पॉलिसी एवरी, के जो इंडियन गवर्नमेंट है ये अनाउंस करती थी एग्जिम पॉलिसी को हर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एवरी 5 ईयर। ओके, याद रखना है। और बैकग्राउंड की बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की 1997 से लेकर जो हमारे पास एग्जिम पॉलिसी है, ठीक है, ये 2002 के बीच में रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द एग्जिम पॉलिसी एवरी 5 ईयर्स, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नोट क्या लिखा गया, जो एग्जिम पॉलिसी है ना इंडिया की, ये जानी जाती है आल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से। अब ये किस नाम से जानी जाती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से, याद रखना है। ड्यूरेशन की बात करें, दिस पॉलिसी इज वैलिड फ्रॉम अप्रैल 1 2023 टू मार्च 31 2028। और यह मतलब कहने का है कि 5 साल इसका क्या होता है यहाँ पे टाइम पीरियड। तो आपने याद रखना है कि इस पॉलिसी का जो वैलिड ड्यूरेशन है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 के बीच में है। और रिव्यू की बात करें, ये जो पॉलिसी है ना ये अपडेटेड होती है हर 5 साल में, किसके थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द पॉलिसी इज अपडेटेड एवरी 5 ईयर्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अमेंडमेंट्स की बात करें, एनी चेंज आर इंप्रूवमेंट टू द पॉलिसी आर इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 ऑफ ईच ईयर। क्या कहा गया है कि जो अमेंडमेंट होता है यानी बदलाव, कोई भी चेंज या इंप्रूवमेंट लानी हो पॉलिसी में, ये इफेक्टिव कब से, अप्रैल में हर साल, ठीक है, 1 अप्रैल को हर साल हमारे पास इसमें अमेंडमेंट होता है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। एनी चेंज आर इंप्रूवमेंट टू द पॉलिसी आर इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 ऑफ ईच ईयर। ओके, अब नोट क्या लिखा गया, द एग्जिम पॉलिसी सेट्स रूल्स, ये क्या करती है, सेट करती है रूल्स फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स इन इंडिया। लेकिन अब यही एग्जिम पॉलिसी किस नाम से जानी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से। ओके, और इसका एम क्या है, इसका एम है, इसका मकसद है बूस्ट करना फॉरेन ट्रेड को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। और ये जो पॉलिसी है ये इंक्लूड्स करती है ड्यूटी एक्सेम्पशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। ओके, और ये सपोर्ट करती है किसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एंड अदर प्रमोशनल मेजर्स को। और ये अगर हम बात करते हैं 2023 से 2028 के बीच में, पॉलिसी का फोकस किस पे है, ऑन मेकिंग इंडिया ए मेजर एक्सपोर्ट हब बनाना, इंडिया को क्या बनाना, एक मेजर एक्सपोर्ट हब बनाना, ये इसका एक एम है। अगर हम 2023 से 28 के बीच की बात करते हैं और की मेजर्स की बात करें, ये इंक्लूड करती है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट को एंड रिकॉग्नाइजिंग करती है टॉप एक्सपोर्टर्स को, और ये इंकरेज करती है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट। ओके, और ये ऑफर करती है एक्सेम्पशंस फॉर द डेयरी सेक्टर, ये याद रखना, ये ऑफर एक्सेम्पशंस किसके लिए करती है, डेयरी सेक्टर्स के लिए। और यहाँ पे पॉलिसी हेल्प्स करती है प्रमोट करने में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को, किसको प्रमोट करने में जी, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, ये इसके यहाँ पे आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द फोकस ऑफ द 2023-2028 एग्जिम पॉलिसी, ठीक है, इसका फोकस क्या है 2023 से अगर हम 28 की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेकिंग इंडिया ए मेजर एक्सपोर्ट हब, इंडिया को क्या बनाना, मेजर एक्सपोर्ट हब बनाना। ओके, फिर व्हाट सेक्टर बेनिफिट फ्रॉम एक्सेम्पशंस अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बेनिफिट ले सकता है अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, फ्रॉम एक्सेम्पशंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टेक्सटाइल सेक्टर, डेयरी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर या फिर ऑटोमोटिव सेक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डेयरी सेक्टर, ठीक है, डेयरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज द बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी रिकॉर्ड। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बीओपी होता है ये किसको रिकॉर्ड करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस बिटवीन ए कंट्री एंड अदर कंट्रीज। याद रखना कौन सी ट्रांसैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस जो होती हैं एक कंट्री या दूसरे कंट्री के बीच में, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है बीओपी। बीओपी की फुल एब्रीविएशन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, फिर यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड किया जाता है एज ट्रांसैक्शन आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी के अंदर देखिए पूछा गया है किस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है एज ट्रांसैक्शन या फिर आइटम्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को क्या किया जाता है, याद रखना, जितना भी एक्सपोर्ट होता है या फिर इंपोर्ट होता है गुड्स का, उसकी जो हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस होती है ना, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, किसकी बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इनविजिबल ट्रांसैक्शन बीओपी, कि इनमें से कौन से यहाँ पे इनविजिबल ट्रांसैक्शन के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं बीओपी में।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें एक चीज समझना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कैपिटल ट्रांसफर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखें यहाँ पे इनविजिबल लिखा गया है ना, यहाँ पे याद रखना जो कंपोनेंट होते हैं ना करंट अकाउंट ऑफ बीओपी के, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, ये चीज नोट करें। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट जो होता है, उसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं ना, उसमें एक होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स, ये गुड्स जो होते हैं ना, गुड्स को हम विजिबल आइटम्स कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गुड्स को आप देख सकते हैं, तो गुड्स को आप क्या कह सकते हैं? विजिबल आइटम्स। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? इनविजिबल ट्रांसैक्शन के बारे में पूछा गया। तो इनविजिबल क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज जो है ये इनविजिबल रहती है। सर्विसेज एक ऐसा पार्ट है, ये हमें दिखता नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये इनविजिबल आइटम में आ जाता है। और जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होती हैं वो हमारे पास विजिबल आइटम्स में आ जाती है। समझ आ गया? और जो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट होती है वो यूनिलेटरल ट्रांसैक्शन में आती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, तो यहाँ पे याद रख लेना है कि हमारे पास पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन इनविजिबल ट्रांसैक्शन इन बीओपी, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर यहाँ पे पूछा गया होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज विजिबल ट्रांसैक्शन इन बीओपी, तो फिर क्या होता? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब समझ आ चुका है ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इंक्लूडेड इन यूनिलेटरल ट्रांसैक्शंस, कौन सी ऐसी चीज है जो यूनिलेटरल ट्रांसैक्शंस में इंक्लूड की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखें यूनिलेटरल ट्रांसैक्शंस में मैंने अभी आपको बता दिया, गिफ्ट्स हो सकते हैं, डोनेशंस हो सकती हैं एंड रेमिटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होती हैं ना, वो यूनिलेटरल ट्रांसैक्शन में आती हैं, जिसमें गिफ्ट्स आ सकते हैं, डोनेशंस आ सकते हैं और हमारे पास रेमिटेंसेस आ सकते हैं। तो ये हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसैक्शन में आता है। किस में आता है जी? यूनिलेटरल ट्रांसैक्शन में। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, एक चीज नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि देयर विल बी सरप्लस। क्या कहा मैंने? देयर विल बी सरप्लस। सरप्लस कब होगा? जब करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट किसका? बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट क्या होता है, इसमें सरप्लस कब आएगा? जब क्रेडिट आइटम, पहले ये नोट कर लो फिर आपको समझ आ जाएगा। जब क्रेडिट जो हमारे पास आइटम्स होंगी वो एक्सीड करेंगी किसको? डेबिट आइटम्स को। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि हमारे पास सरप्लस आएगा। सरप्लस यानी कि किसी चीज का फायदा होना, ठीक है, इजाफा होना। सरप्लस कब होगा? जब करंट अकाउंट में क्रेडिट आइटम्स, करंट अकाउंट जो किसका करंट अकाउंट? बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट, जब इसमें क्रेडिट आइटम एक्सीड्स करेंगी डेबिट आइटम को, तो हमारे पास सरप्लस होगा। और डेफिसिट, डेफिसिट कमी कब आएगी? कमी पता कब आएगी? ये चीज नोट कर लो, डेफिसिट कब होगा? डेफिसिट हमारे पास, देयर विल बी डेफिसिट इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में डेफिसिट तब आएगा जब डेबिट आइटम क्या कर देंगी मेरे प्यारे दोस्तों? ये ज्यादा होंगी, एक्सीड करेंगी क्रेडिट आइटम को। समझ आया? इसको नोट करो। अब देखना यहां पे मैंने क्या कहा, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो क्रेडिट आइटम आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास क्रेडिट आइटम कौन सी होती हैं और डेबिट आइटम कौन सी होती हैं। क्रेडिट आइटम में याद रखना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है, और डेबिट आइटम में इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है। और हमारे पास क्रेडिट आइटम में क्या होता है? ट्रांसफर्स रिसीव्ड या फिर अदर इनकम रिसीव्ड, जो हम चीजें रिसीव कर रहे हैं ना, वो क्रेडिट आइटम ऑफ बीओपी में आता है। लेकिन जब हम कोई इनकम पेड कर रहे हैं, किसी को पे कर रहे हैं या ट्रांसफर मूड में हम दे रहे हैं, ठीक है ना, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ये डेबिट आइटम में आएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सरप्लस तब होगा जब करंट अकाउंट में क्रेडिट आइटम्स ज्यादा होंगी डेबिट आइटम से, क्रेडिट आइटम क्या होंगी? ज्यादा होंगी डेबिट आइटम से। और डेफिसिट, कमी कब होगी? कमी तब करंट अकाउंट में आएगी जब डेबिट आइटम क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। किससे? क्रेडिट आइटम से। अब क्रेडिट आइटम में क्या आता है? क्रेडिट आइटम में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज अदर इनकम रिसीव्ड, कहने का मतलब है जब आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं किसी दूसरे कंट्री को, वो हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। और डेबिट आइटम में इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब आप किसी से कोई चीज लेते हैं, मतलब आप खरीदते हैं, बाई करते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी को इनकम पेड करते हैं, तो वो हमारे पास डेबिट आइटम में आता है। अब आपको समझ आ जाना चाहिए सरप्लस कब आएगा, इजाफा कब होगा करंट अकाउंट में? जब क्रेडिट आइटम एक्सीड करेंगी डेबिट आइटम को। और हमारे पास डेफिसिट कमी कब आएगी? जब करंट अकाउंट क्या होगा, उसमें डेबिट आइटम ज्यादा हो जाएंगी क्रेडिट आइटम से। इतनी सी चीज याद रख लेना, आपको मैंने समझा दिया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज या फिर इनकम रिसीव्ड, ये क्रेडिट आइटम में आता है, मतलब जो चीजें आपने बेची हैं
उससे आपको इनकम भी रिसीव हुई होगी, वो आपने क्रेडिट आइटम में डालनी है। और डेबिट आइटम में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ट्रांसफर मेड, अदर इनकम पेड, ये सारी चीज़ें डेबिट आइटम में आती हैं। मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको पैसे दिए होंगे, उसको इनकम पेड की होगी, तो इसको हम डेबिट आइटम में रखते हैं। ये थोड़ा सा आप इसको याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज कैपिटल ट्रांसफर रेफर टू इन बीओपी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होती है, ये हमारे पास कैपिटल जो होती है ये रेफर किया जाता है बीओपी में। कौन कौन सी चीज़ें? इसमें कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड भी एक चीज होती है, तो इसके बारे में याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। किसकी बात कर रहा हूँ? गुड्स की, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। सिर्फ गुड्स में डिफरेंस किस में आना? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। जो मतलब आपने क्या किया, बेचा, और जो आपने खरीदा, एक्सपोर्ट किया, और जो इंपोर्ट किया गुड्स का, उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। क्या कहा मैंने? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मत सर्विसेज कर लेना, तो वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाउ इज एन एक्सपोर्ट इंटर्ड इन द बीओपी, के एक्सपोर्ट कैसे इंटर होता है बीओपी में? तो याद रखना, जब एक्सपोर्ट के अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एज ए पॉजिटिव, याद रखना, एज पॉजिटिव इंडिकेटिंग करता है एन इनफ्लो ऑफ कैपिटल। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें ना, एक्सपोर्ट ये होते हैं, ये इंटर किए जाते हैं पॉजिटिव आइटम बीओपी के अंदर। जैसे कि मैंने अभी आपको क्रेडिट आइटम और डेबिट आइटम के बारे में बताया था, आपको कुछ समझ आया होगा। तो इसी तरह से जो एक्सपोर्ट आइटम्स होती है ना, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, वो एज अ पॉजिटिव लिए जाते हैं, पॉजिटिव आइटम लिए जाते हैं बीओपी के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, ये लीड करते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल में। लेकिन जो इंपोर्ट होते हैं ना, ये हमारे पास इंपोर्ट जो मतलब हमने बाई किए दूसरे कंट्री से, ये नेगेटिव आइटम बीओपी के अंदर मानी जाती हैं। और ये क्या करती हैं? इट लीड्स टू आउटफ्लो होता है इससे फॉरेन कैपिटल का। समझ आ गया? ठीक है। एक्सपोर्ट हमारे पास पॉजिटिव माने जाते हैं बीओपी आइटम में, लेकिन इंपोर्ट नेगेटिव माने जाते हैं, ये याद रख लेना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, देखें इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन इन बीओपी की अगर हम बात करते हैं, विजिबल ट्रांसैक्शन की बात करें तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम विजिबल ट्रांसैक्शन में रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, गुड्स जो होते हैं ये विजिबल ट्रांसैक्शन में आता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स विजिबल ट्रांसैक्शन, और ये रिकॉर्डेड किए जाते हैं ट्रांसैक्शन आइटम्स इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और इनविजिबल ट्रांसैक्शन में क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ जाता है। क्या आता है? सर्विसेज आ जाता है, और कंसीडर किए जाते हैं ये इनविजिबल ट्रांसैक्शन बीओपी में, ठीक है। और यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांसैक्शन अगर आपसे पूछ ले, इसमें क्या आता है? तो ट्रांसैक्शंस आइदर पेड या फिर ये रिसीव्ड होते हैं, सच एज गिफ्ट के तौर पे, डोनेशंस के तौर पे, ग्रांट्स के तौर पे, रेमिटेंसेस के तौर पे, ठीक है ना। सिंपल वे में ये समझ लेना, यूनिलेटरल ट्रांसैक्शंस में हमारे पास गिफ्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस आते हैं, ठीक है। या तो ये पेड किए जाते हैं या रिसीव्ड किए जाते हैं, तो ये आप याद रख लेना। मानते हैं कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहां से आपको कोई गिफ्ट देता है, तो आप उसे एज अ गिफ्ट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसैक्शन में आता है। या आप किसी दूसरे कंट्री में जाके डोनेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसैक्शंस में आता है। कैपिटल ट्रांसफर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया, कैपिटल ट्रांसफर में क्या आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स और पेमेंट आती हैं, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं हम? बीओपी की। अब यहाँ पे है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? देखिए रेफर्स, देखिए मैंने अभी आपको समझाया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम रेफर्स करते हैं डिफरेंस को, जो किसके बीच में होता है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो आपने क्या किया, सेल किया, एंड इंपोर्ट्स, जो आपने बाई किया गुड्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के बीच में, ये हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया? सेलिंग करना, यानी कि आपने जो दूसरे कंट्री को बेचे और उससे माइनस करोगे इंपोर्ट्स, जो आपने दूसरे कंट्री से खरीदे। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या कहलाता है? यही हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बीओपी एंट्री रूल्स की बात करें तो एक्सपोर्ट क्या कहता है? जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, एंट्री रूल्स ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो होते हैं ये इंटर किए जाते हैं पॉजिटिव बीओपी में। याद रखना, बीओपी में ये पॉजिटिव आइटम्स मानी जाती हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। एक्सपोर्ट मतलब जो आपने बेचे, आप कोई चीज बेचोगे तो आपको फायदा ही होगा ना अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करके, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप इंपोर्ट करोगे किसी दूसरे कंट्री से, तो आपको फायदा थोड़ी ना उतना होगा, ठीक है ना। तो ये इसीलिए हमारे पास नेगेटिव माने जाते हैं बीओपी में, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल में इसका क्या होता है? इनफ्लो होता है फॉरेन कैपिटल में, और इसका क्या होता है? आउटफ्लो होता है फॉरेन कैपिटल में। ये समझ आ गया? बीओपी एंट्री रूल, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया कि व्हाट डज द करंट अकाउंट रिकॉर्ड इन बीओपी। ये करंट अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है बीओपी में? तो मैंने आपको बताया था, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी जो होता है ये हमारे पास जो है यहाँ पे इनफ्लोज एंड जो आउटफ्लोज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, किसके? गुड्स एंड सर्विसेज के, उसी को ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम क्या कहते हैं? जब हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास विजिबल आइटम्स हैं, और जब हम एक्सपोर्ट एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं तो वो हमारे पास इनविजिबल आइटम है। समझ जाना इस चीज को। फिर यहाँ पे व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे है करंट
अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट प्लस बैलेंसिंग अकाउंट इक्वल टू 0। यही फार्मूला है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जो आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं बिटवीन ए कंट्री के बीच में और वर्ल्ड के बीच में, वही हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। और यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल एसेट्स में बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। और ट्रांसफर पेमेंट में बात करें तो फॉरेन एड एंड अदर ट्रांसफर आ जाता है। बीओपी कैटेगरी की बात करें तो करंट अकाउंट में ये ट्रैक्स करता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को। कैपिटल अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है, इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर को। ठीक है, करंट अकाउंट किसको करता है ट्रैक, गुड एंड सर्विसेज को। कैपिटल अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है, इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर्स को। और यहाँ पे फार्मूला बता दिया, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का फार्मूला क्या है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंसिंग आइटम्स इक्वल टू 0। और इंपॉर्टेंस क्या है, ये शोज दिखाता है एक कंट्री के ट्रेड को एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। समझ आ चुका है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द एटोनोमस आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो एटोनोमस आइटम्स होती हैं ये क्या होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजैक्शंस दैट अकर ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव्स। जो किस लिए होती है हमारे पास, इकोनॉमिक मोटिव्स के लिए, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिसमें होता है, ऐसी आइटम्स को हम एटोनोमस आइटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एटोनोमस आइटम्स, याद रख लेना। ठीक है, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और यहीं पे आपसे पूछा गया व्हाट आर एकोमोडेटिंग आइटम्स, कि जो हमारे पास एकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्या होती हैं। एक तो मैंने यहाँ पे एटोनोमस आइटम बता दिया, यहाँ पे एकोमोडेटिंग आइटम्स पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखना, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस टू करेक्ट इम्बैलेंस इन द बीओपी। जब क्या किया जाता है, ऐसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जब करेक्ट किया जाता है, इम्बैलेंस जो हो जाता है बीओपी के अंदर, उसको करेक्ट करने के लिए जो हमारे पास होती हैं वो एकोमोडेटिंग आइटम्स कहलाती हैं। यहाँ पे लिखा गया है एकोमोडेटिंग आइटम्स आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर कैरीड आउट टू करेक्ट इम्बैलेंसेस इन ए कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। दे आर आल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स के नाम से भी ये जानी जाती हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, के जो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, अकर्स व्हेन ए कंट्री टोटल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट आर, जब एक कंट्री की टोटल रिसीप्ट और पेमेंट क्या होती है, इक्वल होती हैं, अनइक्वल होती हैं, या सरप्लस में होती हैं, मतलब बराबर होती हैं, या अनइक्वल होती हैं, या उसमें इजाफा होता है या कमी आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अनइक्वल होती हैं तो उसे डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, याद रखना। फिर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन ए कंट्री करेंसी डेप्रिशिएट्स। क्या होता है जब एक कंट्री की करेंसी क्या हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। एक्सपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट बिकम चीपर, इंपोर्ट्स इंक्रीज, इंपोर्ट बिकम चीपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, वो सस्ते हो जाते हैं जब एक कंट्री की करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। याद रखना, ओके। यहाँ पे पूछा गया व्हाट डज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मींस। ये डिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चार ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर है रिड्यूसिंग करना वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब आप अपने कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसी को हम डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया हाउ कैन ए कंट्री रिड्यूस इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। कैसे एक कंट्री कम करता है अपने बीओपी की डेफिसिट, जो बीओपी में कमी आ जाती है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है, उसमें ये कंट्री जो होता है वो कैसे रिड्यूस करता है, कम करता है उसको, कमी को। तो याद रखना बाई कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स। किसको कंट्रोल करना पड़ेगा उसको, इंपोर्ट्स। जो क्या कर रहा है, वो बाई कर रहा है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे कंट्री से, उसको बैलेंस करके, उसको कंट्रोल करके। याद रखना बाई कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स, जब वो उस पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इंपोर्ट्स पे, तभी जो होगा कंट्री में रिड्यूस होगा क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है, कमी आ जाना। ठीक है, समझ आया होगा आपको। आगे पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज जो है इसका पर्पस क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज की बात करें टू कंपेयर करना वैल्यू ऑफ टू करेंसीज, मतलब एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी से क्या करना, कंपेयर करना, उसको हम कहते हैं, यही पर्पस है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन। आपसे पूछा गया है ये करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है व्हेन ए कंट्री करेंसी इंक्रीजेज इन वैल्यू रिलेटिव टू अदर कंट्री। जब एक कंट्री की करेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इन वैल्यू में रिलेटिव टू दूसरे कंट्री के, तो उसे हम करेंसी एप्रिसिएशन कहते हैं। व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन, देखें ये इसी का अपोजिट है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन ए कंट्री करेंसी लूजेज वैल्यू इन रिलेशन टू अदर करेंसीज। जब एक कंट्री की करेंसी जो होती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है इन रिलेशन टू अदर कंट्री, तो तब हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये टर्म्स पूछी जाती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। व्हाट इज करेंसी रीवैल्यूएशन, तो ये क्या होता है,
इस क्वेश्चन का आंसर है ए प्रोसेस जहां पे एक कंट्री एडजस्ट करता है वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी रिलेटेड टू, एक कंट्री क्या करता है, एडजस्ट करता है वैल्यू को, अपने कंट्री की करेंसी की वैल्यू को एडजस्ट करने लगता है दूसरे कंट्री की करेंसी के रिलेटिव, तो तब हम इस प्रोसेस को करेंसी रीवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, फिर कोई 43 की बात करें, व्हेन वाज द ब्रिटन वुड्स सिस्टम इस्टेब्लिश्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1944 में ब्रिटन वुड्स सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ब्रिटन वुड्स सिस्टम, इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर है टू असिस्ट करना कंट्रीज को, कंट्रीज की हेल्प करना रिकवर करने में फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए यहाँ पे लाया है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, व्हाट इज ए क्रॉलिंग पेग इन इकोनॉमिक्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए सिस्टम वेयर द करेंसी वैल्यू चेंज स्लोली ओवर टाइम, जब क्या होता है एक ऐसा सिस्टम जब करेंसी वैल्यू जो होती है चेंज हो जाती है स्लोली ओवर टाइम, उसको हम क्रॉलिंग पेग इन इकोनॉमिक्स कहते हैं। ए क्रॉलिंग पेग इज ए टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये एक टाइप है एक्सचेंज रेट सिस्टम की, वेयर ए कंट्री करेंसी वैल्यू चेंज स्लोली ओवर टाइम, और इट इज ए मिक्स ऑफ टू सिस्टम, वन वेयर द करेंसी वैल्यू इज फिक्स्ड डज नॉट चेंज, जहाँ पे क्या होता है एक कंट्री की करेंसी जो है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है चेंज नहीं होती, एंड वन वेयर इट मूव्स फ्रीली। ठीक है, और ये सिस्टम जो है ये अलो करता है करेंसी को टू स्लोली गो अप और डाउन, जिसमें जो वैल्यू है ना करेंसी की वो स्लोली क्या होती है गो अप होती है या डाउन होती है, कंबाइनिंग द बेनिफिट्स ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड फ्री सिस्टम्स। यहाँ पे हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमारे पास ट्रेड क्या होता है, कितनी तरह का ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमने ये देखा कि क्रेडिट आइटम में क्या आता है। तो मैंने कहा था जो करंट अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर रिसीव्ड अदर इनकम रिसीव्ड, जो भी हमने मतलब सेल करके गुड्स एंड जो हमारे पास सर्विसेज थी वो हमने लाया, वो सारा सिस्टम क्रेडिट आइटम्स में आता है। लेकिन डेबिट आइटम में हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स को रखते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को रखते हैं, ट्रांसफर मेड को रखते हैं, अदर इनकम पेड को रखते हैं। तो मैंने कहा था सरप्लस तब होगा करंट अकाउंट में जब क्रेडिट आइटम्स ज्यादा होंगी डेबिट आइटम से, और मैंने कहा डेफिसिट कब होगा जब करंट अकाउंट क्या होगा डेबिट, जिसमें करंट अकाउंट में क्या होगा डेबिट आइटम एक्सीड होंगी क्रेडिट आइटम से। फिर हमने देखा यहाँ पे विजिबल ट्रांसैक्शन क्या होती है, मैंने कहा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर कंसीडर्ड एज विजिबल ट्रांसैक्शन ऑफ आइटम्स, और इनविजिबल ट्रांसैक्शन क्या होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना, उन्हें हम इनविजिबल ट्रांसैक्शन में रखते हैं। फिर हमने देखा यूनिलेटरल ट्रांसैक्शन में क्या होता है, दीज आर वन वे ट्रांसैक्शन होती हैं। ठीक है, ये पेड की जाती हैं या रिसीव की जाती हैं, जिसमें गिफ्ट की बात करें, डोनेशंस की बात करें, ग्रांट्स, ये एग्जांपल पूछ सकता है एग्जामिनर। और कैपिटल ट्रांसफर देखा कि ये ऐसी ट्रांसैक्शन होती हैं जो रिलेटेड होती हैं कैपिटल रिसिप्ट के और पेमेंट के। फिर बाकी मैंने हर सारी चीज़ें आपको बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई, ये सब की सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इतना ही रखते हैं इस वीडियो सेशन में, बाकी मैंने आपको बता दिया है आपको PDF वगैरह के लिए क्या करना है। ओके, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।